Yes, good morning guys. Today we continue with chapter 2 in accounts, that is partnership final accounts या partnership annual accounts आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करने जा रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स का सम है। फाइनल अकाउंट्स का सम सबसे पहले पूरा सम रीड किया जाता है, कोई जल्दी नहीं करने की। जैसे जैसे आप सम करोगे आप ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड आ जाएगी। पहले ट्रायल बैलेंस को रीड करना होता है, उसके बाद सारी एडजस्टमेंट रीड करनी होती है, फिर पहले एडजस्टमेंट सॉल्व होती है और फिर ट्रायल बैलेंस सॉल्व होता है। और एडजस्टमेंट की हमेशा दो इफेक्ट आती है, ऐसा हम लोग सिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी मैं आपको वेरिएशंस बताऊंगा कि एडजस्टमेंट की खाली ऐसा नहीं है कि दो ही इफेक्ट होती है। हमेशा अकाउंट्स में हम लोग जो करते हैं दैट इज अ डबल एंट्री सिस्टम। क्या होता है? ड्यूअल इफेक्ट बोलते हैं उसको। मतलब जितना अमाउंट डेबिट होता है उतना अमाउंट क्रेडिट होता है। हम लोग देखो जनरली, क्योंकि 99% केसेस में ऐसा होता है कि डबल इफेक्ट आती है। जितना अमाउंट डेबिट हो रहा है, एक अमाउंट डेबिट हो रहा है, एक अमाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन खाली ऐसा नहीं होता ना, आपके नंबर ऑफ आइटम्स डेबिट के अंदर या क्रेडिट के अंदर सेम होंगे ज़रूरी नहीं है। हो सकता है डेबिट आइटम 2 हो और क्रेडिट 3 हो, लेकिन अमाउंट सेम होना चाहिए। अमाउंट जितना डेबिट हुआ उतना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। ये फंडा ज़्यादा क्लियर है क्योंकि ये ज़्यादा एप्लीकेबल है। आप बोलोगे कि एक अमाउंट डेबिट हुआ दूसरा अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए, ऐसा नहीं। या एक आइटम डेबिट हुआ तो एक ही आइटम क्रेडिट होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि देखो 11th स्टैंडर्ड में जो ओपनिंग एंट्रीज होती है, ओपनिंग एंट्री मतलब जब मालिक बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको ओपनिंग एंट्री बोलते हैं। जैसे मालिक कैश लेके आया, फर्नीचर लेके आया, स्टॉक लेके आया, ठीक है। अब ये 3 चीज़ें लेके आया, लेकिन हमने 2 में तो एक ही लिखा, 2 कैपिटल। तो डेबिट तो 3 आइटम हुए। तो डेबिट जब 3 आइटम हो रहे हैं तो यहाँ पे पोस्टिंग भी 3 जगह होगी, 3 बार होगी, और कैपिटल एक ही है, क्रेडिट एक ही हो रहा है। लेकिन आपको ये नहीं देखना कि नंबर ऑफ आइटम्स वहाँ पे 3 थे और नंबर ऑफ आइटम्स क्रेडिट एक ही हो रहा है। नो, जितना अमाउंट डेबिट हो रहा है, ये याद रखना अच्छे से, जितना अमाउंट डेबिट हो रहा है उतना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। दैट इज वेरी मच करेक्ट, वो ज़्यादा करेक्ट है और हर जगह एप्लीकेबल भी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे अमाउंट जो है वो सेम आना चाहिए, वही आपको देखना है। आपको ये दिखेगा अरे डेबिट एक ही बार हुआ, क्रेडिट 2 बार हुआ, अब आपको कन्फ्यूजन होगा। अब आप ढूंढोगे कि डेबिट भी 2 बार होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। आपको ये चेक करने का डेबिट वाला अमाउंट जितना है, क्रेडिट भले 2 आइटम हुए या 3 आइटम हुए, क्रेडिट का अमाउंट मिला के उतना ही अमाउंट हो रहा है जितना डेबिट वाला अमाउंट है। तो आपको एक ही चीज़ हमेशा, एक ही फंडा याद रखने का। आप वो भूल जाओ कि एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, वो चलता था है तो वो भी गलत ही बोलना, लेकिन वहाँ पे उस तरह के क्वेश्चंस नहीं होते रहे। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे कि नंबर ऑफ आइटम डेबिट में एक ही और क्रेडिट में 2 है। अब बच्चे जो रट के जाते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरा आइटम डेबिट होगा वो ढूंढने के चक्कर में होते हैं, जबकि तुम्हारी एंट्री खत्म हो चुकी है। आपका जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उतना अमाउंट क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट की डबल एंट्री आती है या ड्यूअल इफेक्ट आती है, ऐसा नहीं। हाँ, उसकी 2 इफेक्ट आएगी, लेकिन 2 से ज़्यादा भी आ सकती है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि एडजस्टमेंट की 2 इफेक्ट आती है, लेकिन फिर ऐसे भी याद रखो कि 2 से ज़्यादा भी आ सकती है, लेकिन आपको चेक क्या करना है, जितना अमाउंट डेबिट हुआ है उतना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए। और ट्रायल बैलेंस की सिंगल इफेक्ट आती है। इसके अलावा ट्रायल बैलेंस के अंदर हिडन एडजस्टमेंट भी होती है। उसको हिडन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एडजस्टमेंट अलग से नहीं दे रखी है नीचे। जो एडजस्टमेंट नीचे दे रखी है वो तो आपको क्लियरली पता है कि एडजस्टमेंट है और इसकी 2 इफेक्ट आएगी, ठीक है। यहाँ जितना अमाउंट डेबिट हो रहा है उतना अमाउंट क्रेडिट होगा। लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टमेंट है वो आपको नहीं दिख रही है कि वो एडजस्टमेंट है, लेकिन है एडजस्टमेंट, इसलिए उसको छुपी हुई एडजस्टमेंट कहा जाता है, हिडन एडजस्टमेंट। उसकी भी 2 इफेक्ट आएगी, सेम जैसे नीचे। सिर्फ ट्रायल बैलेंस के जो आइटम्स हैं जो हिडन एडजस्टमेंट नहीं है उसका एक ही इफेक्ट आता है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी बैठे होंगे यहाँ पे जिनको ये इफेक्ट जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं पता होगा। इफेक्ट का मतलब होता है कि डेबिट होना या क्रेडिट होना, उसको इफेक्ट बोलते हैं। अगर 2 इफेक्ट बोल रहा हूँ मतलब जितना अमाउंट डेबिट होगा उतना अमाउंट ही क्रेडिट होगा। और ट्रायल बैलेंस के आइटम की मैंने बोला सिंगल इफेक्ट आएगी, इसका मतलब ये हुआ या तो वो सिर्फ डेबिट होगा या तो वो सिर्फ क्रेडिट होगा, और उसका बैलेंस दे रखा होता है, उसके अकॉर्डिंग हमको चेक करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। मैंने कल आपको बताया था पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर रेशियो दिया होता है, नहीं दिया होगा तो 1:1 लेना है, मतलब इक्वल रेशियो लेना है। सी ब्रह्मा एंड विष्णु आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दिया हुआ है ब्रह्मा और विष्णु कौन, अगर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा दोनों ही वो कौन से रेशियो में बांटेंगे, 3:2। वो कैसे करते हैं वो लास्ट में अपने देख लेंगे।
फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस डेटेड 31/3/2017 एंड एडजस्टमेंट्स, आपका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं होना चाहिए, मैं टेक्स्ट बुक रीड कर रहा हूँ। प्रिपेयर एनुअल अकाउंट्स, जब एनुअल अकाउंट्स बोला जाता है तो आपके पांचों फॉर्मेट आ जाते हैं, ट्रेडिंग, पीएनएल एप्रो, पार्टनर्स, कैपिटल एंड बैलेंस शीट। ठीक है, नाउ कम टू द ट्रायल बैलेंस। देखो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंसेस में ड्राइंग्स, लीज होल्ड बिल्डिंग, ये क्या होता है वो सब मैं आपको गहराई से बताऊंगा, सिर्फ मैं रीड कर रहा हूँ अभी। और रीड खाली इसलिए किया जाता है कि आइटम्स कौन से ध्यान में आए, आपको जो आइटम सॉल्व करना होगा जल्दी से आपको मिल जाए, हाँ वो था, कितना था वो सब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मशीनरी 50,000 की, डिस्काउंट अलाउड 350, डेटर्स 40,000, कैरियज आउटवर्ड, फर्नीचर एंड फिक्सचर, सैलरी, बेड डेप्स, बीआर, ट्रेडिंग एक्सपेंस, कैश बैलेंस और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक मैंने क्यों बोला, क्योंकि डेट कौन सी है, 31/3। अब ये सारे के सारे डेबिट बैलेंस है। जब लिखाई ऊपर डेबिट बैलेंस वाले आइटम है तो ये किसी भी क्रेडिट साइड नहीं जा सकते, कोई भी डेबिट बैलेंस को आप क्रेडिट नहीं कर सकते। डेबिट बैलेंस या तो डेबिट होगा या एसेट्स में जाएगा, लायबिलिटी साइड या क्रेडिट साइड नहीं आ सकता। एक और चीज आपको क्लियर कर दूं, डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड जा सकता है अगर आप उसको माइनस कर रहे हो तो, और क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड आ सकता है अगर आप उसको माइनस कर रहे हो तो। ठीक है, मतलब तुम्हारा है तो डेबिट बैलेंस लेकिन तुमने क्रेडिट साइड दिखा दिया, लेकिन क्रेडिट साइड किसी में से माइनस कर रहे हो ना, मतलब उसका इफेक्ट डेबिट हुआ। जैसे ड्राइंग्स यहां पे क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग में डेबिट बैलेंस होता है। ड्राइंग्स हमारे एक तरह से एसेट्स होती है, लेकिन हम उसको एसेट्स में कभी दिखाते ही नहीं है, क्योंकि ड्राइंग्स और कैपिटल ये दोनों अकाउंट पार्टनर के रिलेटेड होते हैं। हमेशा एट द एंड ऑफ द ईयर ड्राइंग्स को कैपिटल में से माइनस किया जाता है, बराबर। अब तुमने माइनस का लॉजिक पहले भी समझा हुआ है, मैं फिर भी समझा दूंगा आपको आगे चल के कि क्यों माइनस किया जाता है, लेकिन वो तो डेबिट बैलेंस है, बराबर। तुम लायबिलिटी साइड दिखा रहे हो, मतलब तुम एक तरह से क्रेडिट कर रहे हो उसको। तो देखो मैंने लायबिलिटी साइड दिखाया, लेकिन क्या करता हूं वहां पे, माइनस करता हूं, तो उसका इफेक्ट डेबिट ही हुआ। इसके बाद क्रेडिट साइड आ जाओ। कैपिटल ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ब्रह्मा और विष्णु का, साल के स्टार्टिंग में इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर 55 और 45,000 निकल रहा है। उसके बाद हमने ब्रह्मा से मतलब पार्टनर से लोन लिया। हमेशा याद रखना, जब आप पार्टनर से लोन लेते हो, आप लोन जब ले रहे हो तो लिखा होगा किससे ले रहे हो। अगर आप पार्टनर से ले रहे हो, जिससे लोन ले रहे हो वो पार्टनर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है तो 6% हमको देना पड़ता है कंपलसरी, ये रूल है। अगर आप पार्टनर से लोन ले रहे हो, आप ब्रह्मा से लोन ले रहे हो एंड ब्रह्मा इज अ पार्टनर, तो पार्टनर से जब आप लोन ले रहे हो तो पूरे साल का 6% आपको देना पड़ता है। अगर मेंशन नहीं है तो, लिखा हुआ है 11% इंटरेस्ट देना है तो 11% देना है, कुछ नहीं लिखा होता है, 99% सम्स में नहीं लिखा होता है तो आपको 6% ब्याज देना पड़ता है पूरे साल का। फिर आपने जितने महीने का लिया उसके अकॉर्डिंग आप ब्याज दोगे। फिर डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटी और ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है 97,250। अब क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है ट्रेडिंग अकाउंट किस साइड दे रखा है, क्रेडिट साइड देख रहा है, मतलब ये जीपी है, ऑलरेडी आपका ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है। हम ट्रेडिंग बनाते ही ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हैं या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए। जो फॉर्मेट हम जिस चीज़ के लिए बनाते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। अब ऑलरेडी आपके पास घर पे पोहे बने हुए हैं तो आप बाहर से ऑर्डर नहीं करोगे, आपका पर्पस था पोहे चाहिए जो मिल चुके हैं। आप बोलोगे सर वो टेस्ट अच्छा नहीं लगे तो वो फालतू की क्वेश्चनिंग नहीं करना, ठीक है। मैं भी ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो चीज़ है तो फिर आप फाइंड आउट नहीं करोगे। जीपी आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसमें एक वेरिएशन आता है, आपके पास जीपी दिया हुआ है लेकिन आप एडजस्टमेंट के आइटम्स चेक, मतलब एडजस्टमेंट चेक करो। एडजस्टमेंट में एक भी ऐसी एडजस्टमेंट हो, सुन लो, एक भी ऐसी एडजस्टमेंट हो जो ट्रेडिंग में जा रही है, एक भी आइटम ट्रेडिंग में जा रहा है तो आपका जीपी वो जीपी नहीं चलेगा, आपको रिवाइज जीपी बनाना, मतलब आपको ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा। और आपको ट्रेडिंग वैसे भी एग्जाम में बनाने का ही, क्योंकि आपको शायद पता नहीं चले पहले कि ट्रेडिंग बनेगा कि नहीं बनेगा। काफ़ी बार आपको लगता है अरे आइटम नहीं जा रहा है और आपने पीएनएल से चालू किया, फिर वहाँ पे बोर्ड में पेज फाड़ा नहीं जाता है कि आप ट्रेडिंग वहाँ पे अटैच करोगे और ट्रेडिंग पहले ही बनता है, आपको पूरा सम काटना पड़ेगा, पूरा सम आपको काटना पड़ेगा। या फिर ट्रेडिंग रह गया उसके मार्क्स गए, और ट्रेडिंग गलत तो आगे बहुत कुछ गलत होगा, बाकी जो जो आपने सही किया उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ इंडिविजुअली चेक होता है।
लेकिन मार्क्स जाएंगे तो सही। तो ट्रेडिंग, जब ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा हो, आपको सिंपल सा एडजस्टमेंट पहले चेक करने की। एडजस्टमेंट में ऐसी एक भी एडजस्टमेंट है जो आइटम अगर ट्रेडिंग में जा रहा है तो आपको दोबारा ट्रेडिंग बनाना है। मैंने चेक कर लिया है, ठीक है, मैंने ओरली पहले चेक कर लिया है कि ट्रेडिंग में एक भी आइटम एडजस्टमेंट का एडजस्टमेंट में से एक भी एडजस्टमेंट ट्रेडिंग में नहीं जा रही है, तो जो आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट दे रखा है उसी को आपको नया जीपी निकालना नहीं है। और अगर एडजस्टमेंट में से एक भी आइटम ट्रेडिंग में जाता, मतलब एक भी एडजस्टमेंट ट्रेडिंग के रिलेटेड होती, वहाँ पे कोई भी आइटम जाता, तो आपको नया जीपी निकालना पड़ता। तो आप बोलते सर इसका क्या करते हैं, इसका ये जो दिया हुआ है जीपी उसको हम ओपनिंग बैलेंस लेते। वो ऐसा भी सम है, वो तब आपको पता चल जाएगा कि उसका क्या करेंगे। हाल फिलहाल क्या हो रहा है कि हाल फिलहाल ट्रेडिंग में एक भी आइटम जा नहीं रही है, तो इसी को आपको जीपी मानना है। और क्योंकि ये क्रेडिट साइड दे रखा है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड होता तो ग्रॉस लॉस होता। अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ। सबसे पहले प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। मशीनरी और फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, एक एसेट्स में जाएगा, एक पीएनएल में डेबिट साइड जाएगा, इसलिए ट्रेडिंग में कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं आ रही है। सेकेंड पॉइंट, आपको 500 रुपये बेड डेप्स हो गए डेटर्स में से, तो वो इफेक्ट भी आएगी एसेट्स में और पीएनएल में डेबिट साइड। फिर एनुअल सैलरी 5000 और 4000 ब्रह्मा और विष्णु को देना बाकी है, तो ये आएगा पीएनएल एप्रो में और पार्टनर्स कैपिटल में। कमीशन 500 रुपये मिलना बाकी है, कमीशन इनकम है, पीएनएल में जाएगी और मिलना बाकी है, इसलिए एसेट्स। आउटस्टैंडिंग सैलरी और वेजेस हमारे लिए हमेशा क्या होता है प्रिया आंटी, हमेशा हमारे लिए खर्चा होता है, कभी इनकम नहीं हो सकती, क्योंकि हम कौन, हम फर्म है। ठीक है, मुझे कभी भी मेरे स्टाफ से सैलरी नहीं मिल सकती क्योंकि आई एम अ ओनर। ठीक है, कभी ऐसा हो लाइफ में कि मुझे इनके अंडर काम करना पड़ा तो मुझे सैलरी मिलेगी। जब तक मैं बिजनेस हूँ, मैं मालिक हूँ, तब तक मुझे सैलरी और वेजेस हमेशा मेरे लिए खर्चा ही हो सकता है, वो इनकम नहीं हो सकती। तो सैलरी, जब आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस के बुक्स बना रहे हो, आप बिजनेस हो, आप फर्म हो, आपके लिए सैलरी और वेजेस कभी भी इनकम नहीं हो सकती, याद रखना, कभी भी नहीं। समझ में आया? जब तक आप किसी के अंडर नौकरी नहीं कर रहे हो तब तक सैलरी और वेजेस आपकी इनकम नहीं हो सकती। और हम यहाँ पे नौकरी के बुक्स नहीं बना रहे हैं, हम फर्म के बिजनेस के बुक्स बना रहे हैं, एंड वी आर अ बिजनेस, हम फर्म है। समझ में आया? तो आपने देख लिया एक भी आइटम जो है वो ट्रेडिंग में जा नहीं रहा है। तो सबसे पहले आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जीपी, क्योंकि देखो प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है। कितना दिया हुआ है? 97,600, 250। तो माइनस 350 बोलने वाला था मैं। ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग, यहां आपको दिख नहीं रहा है ना, बनाया तो होगा ना, जीपी आया कहां से होगा, ट्रेडिंग में से ही तो हमने ट्रांसफर तो वहीं से किया है ना। ठीक है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट। सबसे पहले मशीनरी पे आपको 6% निकालना है। ठीक है, मशीनरी क्या है आपकी? एसेट्स है। तो एसेट्स है कितने की? देखो भाई 50,000 की एसेट्स है। और कोई मशीनरी है क्या, एडिशनल मशीनरी वगैरह? नहीं। तो ये साल जब चालू हो रहा था, मतलब 1/4/2016, अपना ईयर एंड हो रहा है 31/3/2017 को, ये साल जब चालू हो रहा था, साल के स्टार्टिंग में आपकी मशीनरी की कीमत थी 50,000, जो आप साल भर यूज़ कर रहे हो, तो उसका डेप्रीशिएशन हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। कितना? 6%। तो सबसे पहले मशीनरी इधर मैं कर लूँगा 50,000। ठीक है, इसका 6% डेप्रीशिएशन, 50,000 का 6% 3,000 तो आएगा। और डेप्रीशिएशन आपके करंट ईयर का खर्चा है। ठीक है, मशीनरी एसेट्स है, लेकिन डेप्रीशिएशन क्या है? क्योंकि मशीनरी आपको यूज में आ रही है, आप यूज कर रहे हो। ठीक है, आपको सामने सर्विस मिल रही है, तो जो कम हो रहा है उसका भाव 3,000 रुपये, वो आपका लॉस नहीं है। समझे? मशीनरी नहीं चली होती ना तो आप लॉस कंसीडर करते हैं उसको। मशीनरी का पूरा यूज़ हो रहा है भाई, और उसका भाव कम हो गया तो वो डेप्रीशिएशन है, वो आपका खर्चा है। ठीक है, और डेप्रीशिएशन कभी भी लॉस नहीं होता। तो यहाँ पे आप बीच में कहाँ पे दिखा दो अंदाजे से 10 एक लाइन छोड़ के डेप्रीशिएशन ऑन, और ये अंदाजे से ही आता है, फिक्स लाइन है नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स तो जैसा बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग होगा ना। किसी दुकान पे 2 ही चीज़ें पूरे दिन में बिकती है, तो किसी के अंदर 2000 बिक जाती है।
जैसी तुम्हारी दुकान होगी उसके अकॉर्डिंग होते हैं नंबर ऑफ आइटम्स। इसके बाद फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितना? 5,000 का कितना परसेंट है? 20%। तो 1,000 रुपये आएगा। तो फर्नीचर की वैल्यू भी घट गई क्योंकि हमने उसको यूज किया। तो 2 डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। अब क्या होता है, ये आइटम्स पे मार्क्स होते हैं 1 2 3 4, और ये आइटम पे तो मार्क्स होंगे ही। ये 4 राइट गए ना, 1 मार्क मिल जाएगा। आपको फॉर्मेट बनाने आता है और इतना भी आपने किया ना अभी तक, तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। दूसरी एक चीज़ क्या कॉपी कर लेने की भला है, ये जो अपने पास पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस ब्रह्मा और विष्णु का क्रेडिट साइड में 55 और 45, इसके भी मार्क्स होते ही हैं, इसके भी कंपलसरी मार्क्स होते हैं। ये तो सिर्फ कॉपी करना है आपको भाई। बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, और इसकी डेट हमेशा ओपनिंग डेट होती है 1/4/2016। समझ में आया क्या बोला? यहाँ पे है 16। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखो, राइट ऑफ ₹500 फ्रॉम डेटर्स एज बेड डेप्स। डेटर्स में से बेड डेप्स हो गया, मतलब जिनसे हम पैसा मांगते थे उसमें से एक बंदा 500 रुपये खा गया। तो पहले तो यहाँ पे फॉर्मेट बनेगा, यहाँ पे अगेन बीचों बीच बनता है। डेटर्स कितने के हैं? 40,000 में से देखो बेड डेप्स 2 तरह के होते हैं। सुनो, जल्दी जल्दी नहीं होता है, ख़त्म नहीं करना है हमको सम। बेड डेप्स 2 तरह के होते हैं। जो एडजस्टमेंट में होता है बेड डेप्स और BDR, उसको न्यू बोला जाता है, और जो ट्रायल बैलेंस में होता है उसको ओल्ड बोला जाता है। एसेट्स के अंदर जो डेटर का फॉर्मेट बनता है उसमें कुछ भी ओल्ड नहीं आता है, लेकिन वो पॉइंट अलग है। जनरली यही सिखाते हैं हम लोग कि यहाँ पे न्यू आता है। तो माइनस बेड डेप्स न्यू कितना? 500 रुपये। और BDR न्यू नहीं है तो आप डायरेक्टली इसको माइनस कर सकते हो, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट बनता है यहाँ पे 2 बेड डेप्स ओल्ड प्लस बेड डेप्स न्यू प्लस BDR न्यू, ठीक है। एक लाइन छोड़ के माइनस BDR ओल्ड। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। पहले दोनों बेड डेप्स आते हैं, बाद में दोनों BDR आ रहे हैं, लेकिन पहले 2 बेड डेप्स ओल्ड, पहले पुराना आता है फिर नया आता है बेड डेप्स न्यू। लेकिन BDR में उल्टा होता है कि न्यू पहले आता है और ओल्ड लास्ट में आ रहा है। तो 2 बेड डेप्स ओल्ड प्लस बेड डेप्स न्यू प्लस BDR न्यू, एक लाइन छोड़ के माइनस BDR ओल्ड। अब ओल्ड जो चीज़ें मैंने लिखी है वो आपको ट्रायल बैलेंस में से मिलेगी अगर होगी तो बेड डेप्स ओल्ड है कितना है? 1200 है। बेड डेप्स न्यू वहाँ से मिल जाएगा और BDR न्यू नहीं है, तो टोटल 1700 आया। BDR बेड डेप्स रिजर्व अगर होगा ना, उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि रिजर्व इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का पार्ट है, उसका हमेशा बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड ही होगा। नहीं है देखो, तो यहाँ पे डैश कर देते हैं, तो टोटल आ गया। ये हो गई तुम्हारी बेड डेप्स वाली पॉइंट। इसके बाद देखो एनुअल सैलरी। लैंग्वेज देखना भाई, कथा नहीं चल रही यहाँ पे, सुनना नहीं है आपको, समझना भी है। देखो एनुअल सैलरी 5,000 और 4,000 पेएबल टू ब्रह्मा एंड विष्णु रिस्पेक्टिवली। मैं एक एक को बोलूं, लैंग्वेज देखो। उसको एक बार मैंने बोला, फिर यहाँ देख रहा हूँ तो ऊपर देख रही है, यहाँ देख रहा हूँ तो ऊपर देख रही है। लैंग्वेज तो देखो पहले, वो लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है। या तुम समझा दो आता है तो। ब्रह्मा और विष्णु को पे करना बाकी है, वो लैंग्वेज देखनी है। पे कर नहीं दिया है, पेएबल लिखा हुआ है वहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? वो पेएबल ही मेन है जो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। ब्रह्मा और विष्णु को 5,000 और 4,000 सैलरी के देने, लेकिन हमारे करंट ईयर का खर्चा तो है ना। अब सपोज कर लो कोई बच्चा मुझे फीस एट द एंड ऑफ द ईयर देता है, लेकिन भाई मेरी तो इनकम इसी साल की थी जो तुमने अगले साल में मुझे दी, तो वैसे ही अपना खर्चा तो है। देखो देना कभी भी बाकी जो होता है ना, लायबिलिटी कब बनती है याद रखना, लायबिलिटी तब बनती है जब वो तुम्हारे करंट ईयर का खर्चा होगा तो, और वो तुमने नहीं पे किया होगा तब वो लायबिलिटी बनती है। एसेट्स कब बनती है? जब वो तुम्हारी इनकम करंट ईयर की होगी लेकिन आपको मिली नहीं, मिलना बाकी है, इसलिए वो फ्यूचर में मिलेगी। जो कुछ फ्यूचर में मिले वो हमारी एसेट्स, जो कुछ फ्यूचर में पे करे वो हमारी लायबिलिटी। जो कुछ भी फ्यूचर में मिले वो हमारी एसेट्स, जो कुछ भी फ्यूचर में पे करे वो हमारी। लेकिन एसेट्स तब बनती है जब आपकी करंट ईयर की इनकम आपको नहीं मिली होती है।
और लायबिलिटी तब बनती है जब आपने करंट ईयर का खर्चा पे नहीं किया होता है। तो समझ में आया? तो यहाँ पे 5,000 और 4,000 सैलरी है। सैलरी हम कौन? हम फॉर्म के लिए सैलरी खर्चा ही होता है, लेकिन वो खर्चा देना बाकी है। खर्चा तो है, पहले खर्चा है, पहले लायबिलिटी नहीं बनती, पहले खर्चा है। और क्योंकि वो खर्चा पे करना बाकी है, तो तुमने क्या बोला? खर्चा है, पहले वो करंट ईयर का खर्चा है, करंट ईयर का है तो यहां आएगा। पे किया है कि नहीं किया वो बाद में सेकेंड ऑप्शन होता है, वो सिर्फ करंट ईयर का है। यहां पे देखो जो भी करंट ईयर का है वो आ जाएगा यहां पे, और यहां पे किया है कि नहीं किया है वो बाद में सोचने का। पे नहीं किया है तो यहां रिकॉर्ड नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहां पे रिकॉर्ड इसलिए हो रहा है क्योंकि करंट ईयर का है। तो और क्योंकि ये पार्टनर के रिलेटेड है, जो सैलरी है वो किसके रिलेटेड है? पार्टनर के रिलेटेड है, तो P&L अप्रूव में आएगा। तो यहां पे हम दिखाएंगे टू एनुअल सैलरी, ठीक है, ब्रह्मा विष्णु 5,000 4,000, टोटल हमारे लिए खर्चा 9,000 का हुआ। अच्छा, ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, ठीक है। और उनके लिए क्या है? लेकिन ये इनकम उनको मिली नहीं है, और हमने हमारे लिए पे करना। लेकिन हमेशा याद रखना, मैंने कल भी आपको बताया था, क्योंकि क्या होगा, अभी अभी हमने जितना डिस्कस किया ना उससे आपको ये पता चला ये लायबिलिटी है, और डायरेक्टली आप लेके जाओगे लायबिलिटी में, और लायबिलिटी में ले जाओगे तभी टैली तो हो जाएगा, क्योंकि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स हैं जो बीच में आते हैं कि जो चीज़ हम यहाँ पे डेबिट साइड दिखाते हैं वो यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगी, लायबिलिटी में नहीं। अब आप बोलोगे सर है तो लायबिलिटी, आपने अभी तो समझाया पूरा लायबिलिटी है, बट दिस इज अ पार्ट ऑफ लायबिलिटी ओनली ना। ये लायबिलिटी का चट्टाई है जो हम अलग सॉल्व कर रहे हैं, ये वहां सॉल्व होता। वैसे अगर ये तुम नहीं बनाते हो ना तो तुम सारी इफेक्ट्स वहां प्लस माइनस करोगे। तो ये अल्टीमेटली इसका जो यहाँ पे कैरिड फॉरवर्ड आएगा, ये बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड जाएगा कहाँ? तो लायबिलिटी में तो जा रहा है, लेकिन आप वहां नहीं दिखा सकते हाल फिलहाल, क्योंकि जो इफेक्ट यहां जाती है वो आपको यहीं लेके जानी है। समझ में आया? ये पैटर्न है, फॉर्मेट वाइज होता है, ठीक है। तुम बोलोगे, मैं बोल रहा हूं कि तुमको एक के बाद एक को बोलना है, इसको बोलना है, ये उसको बोलेगी, वो उसको बोलेगी। तुम बोलोगे नहीं मैंने उसको डायरेक्टली बोल दिया ना, बराबर है बोल दिया, लेकिन काम जो बोला था सिस्टम से वो सिस्टम से नहीं हुआ। तो सिस्टम होते हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, प्रोसीजर होते हैं, उस प्रोसीजर से आपको जाना है। आप हर चीज़ में बोलोगे क्यों क्या क्या, तो फिर सिस्टम फॉलो नहीं होंगे। तो जो चीज़ यहाँ डेबिट होती है वो यहाँ आएगी, ठीक है। ये उनके लिए इनकम है, लेकिन ये वो इनकम है जो उनको मिली नहीं। क्योंकि देखो इनकम भले ही है लेकिन उनको मिली नहीं। अगर उनको मिल गई तो अपने लिए लायबिलिटी कैसे होगी? ठीक है, अपने लिए हमने क्या दिखाया यहाँ पे? पेएबल, मतलब पे करना बाकी है। पे करना बाकी है मतलब उनको पैसा नहीं दिया है, और पैसा नहीं दिया है तभी तो हमारे लिए लायबिलिटी है। अगर पैसा उनको मिल गया, ये पैसा उनको मिल गया तो लायबिलिटी कैसे होगी? और मिल गया ना तो यहाँ पे नहीं आएगा वैसे भी, क्योंकि दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लायबिलिटी। ये उनकी इनकम तो है लेकिन उनकी लायबिलिटी भी है, उनके लिए एसेट्स भी है, अपने लिए लायबिलिटी है। अपने लिए क्या है? देखो सिंपल सा फिर से बता रहा हूं, 5,000 4,000 पे करना बाकी है, लेकिन हमारा करंट ईयर का खर्चा है, इसलिए हमने P&L अप्रूव में दिखा दिया, क्योंकि पार्टनर के रिलेटेड है। ये नॉर्मल करंट ईयर का खर्चा नहीं है, नहीं तो हम P&L में दिखाते। अब ये हमारे करंट ईयर का खर्चा है लेकिन पे करना, तो अपनी लायबिलिटी हुई। अच्छा, हमारे लिए जो एक्सपेंस है, हम डिक्लेयर हो गया कि एक्सपेंस हमारे लिए, तो जिसको मिल रहा है उसके लिए इनकम हुई, लेकिन उनके लिए ये वो इनकम है जो अभी तक मिली, मतलब उनके लिए एसेट्स हुई। लेकिन हमको उनके हिसाब से नहीं सोचना है, हमको इतना सोचना है कि हमारा खर्चा है और हमने पे नहीं किया, और ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। यहाँ पर वही इनकम जाती है उनकी जो उनको मिली नहीं है, और जो इनकम मिली नहीं है वही अपनी लायबिलिटी है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लायबिलिटी। देखो कल मैंने आपको बोला था पार्टनर्स कैपिटल इकलौता अकाउंट है जो पार्टनर्स के हिसाब से बनाया जाता है, उसके हिसाब से ही बनाया जाता है। मैंने बोला उसकी इनकम है, लेकिन वो इनकम है जो मिली नहीं। इनकम है उनके लिए लेकिन अपने लिए वो लायबिलिटी होगी। उनके लिए इनकम है, अपने लिए लायबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि ये वो इनकम है जो हमने उनको दी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये वो इनकम है जो उनको मिली नहीं है। अगर मिल चुकी होती तो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि मिल चुकी होती तो अपने लिए लायबिलिटी नहीं होती, और ये पार्ट ऑफ लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी है जो अलग से सॉल्व कर रहे हैं और वहां ले जाएंगे। अब हम पे भी कर चुके हैं और हम लायबिलिटी में भी बताएंगे।
ऐसा तो नहीं करेंगे ना, हम जो पे कर चुके हैं वो लायबिलिटी में हम नहीं बताएंगे। ऋषि कल 16,000 लेके आना फिर से, बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, दिया तो था। क्योंकि जहाँ पैसे की बात आ जाती है तो आप सोचना चालू कर देते हो, अरे दिया था ना सर, फिर से कैसे दें। और यहाँ पे हाल फिलहाल तुम्हारी जेब से कुछ ज़्यादा जा नहीं रहा है ना, इसलिए दिमाग पे जोर नहीं देते हो तुम लोग। मैं तुमको जो समझा रहा हूँ वही मैं पैसों में अगर कन्वर्ट करवा देता ना तो सब कुछ सब समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर उनको मिल चुका होता पैसा तो अपने लिए लायबिलिटी नहीं होती और वहाँ पे रिकॉर्ड भी नहीं होता। फिर समझ में आया। देन कमीशन ऑफ ₹500 इज रिसीवेबल। जानवी, रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? मिली। तो रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? रिसीवेबल मतलब मिलने वाली। ठीक है, सिट। रिसीव्स मिल रहा है, रिसीव्ड मिल चुका है, रिसीवेबल एबल या टू बी। मेरी बात सुन लो, तुमको ग्रामर बहुत अच्छे से आता है, मेरे को पता है, ठीक है। एक एबल और एक टू बी रिसीव्ड होता ना, उसका मतलब भी मिलना बाकी है। और रिसीवेबल जैसे पेएबल, पे करना बाकी है, एबल। रिसीवेबल मतलब फ्यूचर टेंस, मिलना बाकी है। 500 रुपये की कमीशन। अब हम 11th पे थोड़ा सा आ जाते हैं, रिकॉल करवाता हूँ। 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको बोला था कोई भी एक्सपेंस या इनकम की जब बात आती है आप पहले ट्रायल बैलेंस में चेक करोगे। क्या चेक करोगे? अगर खर्चे की बात आती है तो आप ट्रायल बैलेंस में चेक करोगे कि ऑलरेडी कुछ खर्चा मैंने पे तो नहीं कर दिया है, ठीक है। और अगर इनकम की बात आती है तो ऑलरेडी कुछ इनकम मिल तो नहीं चुकी है, जैसे कमीशन 500 मिलना बाकी है। तो हो सकता है टोटल कमीशन 500 ही हो और पूरा का पूरा मिलना बाकी है। हो सकता है कि कुछ कमीशन आपको मिल चुका है, वो कौन बताएगा? आपको ट्रायल बैलेंस बताएगा। और इनकम की बात हो रही है तो आप डेबिट साइड देख ही क्यों रहे हो, आप क्रेडिट साइड देखो। क्या कुछ कमीशन मिल चुका है? 2500 रुपया मिल चुका है। अब ये मिल चुका है कहां लिखा हुआ है? ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। सुनने दो दूसरों को, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मतलब मिल चुका है या पे कर चुके हैं। अगर खर्चे की बात होती तो पे कर चुके हैं, और इनकम की बात हो रही है मतलब मिल चुका है। और एडजस्टमेंट आपको साफ साफ बोल रही है कि 500 रुपया मिलना बाकी है। तो देखो कमीशन हमारी एक जनरल इनकम है, जो मिल चुकी है वो भी हमारे करंट ईयर का खर्चा है, और जो मिलना बाकी है वो भी करंट ईयर का इनकम है। जो मिल चुका है वो भी हमारे करंट ईयर की इनकम है, और जो मिलना बाकी है, तुमको मैं फीस का एग्जांपल दे देता हूँ। भाई तुम्हारी टोटल 32,000 फीस है, उसमें से तुम 17,000 पे कर चुके हो, बाकी 15,000 तुमको पे करना था लेकिन वो मिला नहीं। मुझे सपोज कर लो कि वो साल ख़त्म होने के बाद मिलेगा, अगले साल मिलेगा। तुम बोल रहे हो कि सर मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ करके, ठीक है। तो 17,000 जो मिल चुका है वो भी मेरे करंट ईयर की इनकम है, और मेरे करंट ईयर की इनकम तो 32,000 थी ना भाई। तुमने टुकड़ों में दी, पहले 17 दी और 15 देने वाले थे लेकिन 15 मिला नहीं, तो कब मिलेगा? वो तुम खा गए तो बेड डेप्स होता है, बाकी तुम देने वाले हो तो वो मेरी एसेट्स है। तो ये सेम, ठीक है। कमीशन 2500 मिल चुका है, वो आपको ट्रायल बैलेंस बोल रहा है। ट्रायल बैलेंस यही बोलता है, ट्रायल बैलेंस की आवाज़ नहीं बोलता है, वो दिखा देता है, समझ जाओ, ठीक है, कि मिल चुका है। और 500 रुपया एडजस्टमेंट बोल रहा है कि मिलना। ये दोनों ही हमारे करंट ईयर की इनकम है। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय कमीशन 2500 मिल चुका है प्लस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी, फिर वो पे करने बाकी के साथ भी आता है, मिलने बाकी के साथ भी आता है, ठीक है। तो कितना बाकी है मिलना? 500। तो टोटल तुम्हारे कमीशन की करंट ईयर की इनकम 3,000 रुपए। अब हम फिर से रिपीट करेंगे इसको। टोटल हमारे कमीशन की इनकम, करंट ईयर की कमीशन की इनकम 3,000 है, जिसमें से 2500 मिल चुका है और 500 रुपया मिलना बाकी है। तो कब मिलेगा? बाकी है तो फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। बाकी है तो कब मिलेगा? फ्यूचर में। और जो कुछ फ्यूचर में मिले वो हमारी। अब तुम रिवर्स अगर नहीं जाओगे तो तुमको एसेट्स नहीं मिलने वाला है। आपको रिवर्स बोलना है कि टोटल मेरी कमीशन के करंट ईयर की इनकम 3,000 है, जिसमें से 2500 मिल चुका है। कैसे पता चला? ट्रायल बैलेंस बोल रहा है। और 500 रुपया मिलना बाकी है। तो कब मिलेगा? फ्यूचर में। जो कुछ फ्यूचर में मिले वो हमारी एसेट्स है। तो डाल दो एसेट्स पे आउटस्टैंडिंग कमीशन। समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखो सैलरी में कभी भी ये नहीं लिखा होता है कि पे करना बाकी है कि मिलना बाकी है, क्योंकि देखो कमीशन में कुछ भी हो सकता है।
पे करना भी हो सकता है, मिलना भी हो सकता है, रेंट में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सैलरी या वेजेस एक ऐसी चीज़ है, हम बिजनेस हैं, यहाँ पे हम फर्म है, तो हमको पे करना ही होता है, ये खर्चे की बात ही हो रही है। तो 3,000 रुपया सैलरी, देखो पहले की जो सैलरी थी वो किसकी थी, पार्टनर की थी, वो चली गई वहाँ पे। ये सैलरी एम्प्लॉय की है, कुछ नहीं लिखा हो तो वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, वर्कर का वेजेस होता है, एम्प्लॉयज़ का सैलरी होता है, ठीक है। फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं मजदूर, उसको मजदूरी मिलती है, दैट इज़ अ वेजेस। और जो ऑफिस में काम कर रहा है वो एम्प्लॉय है, उसको हम वर्कर बोलेंगे तो उसका डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, भाई नौकरी छोड़ के चला जाएगा, उसको सैलरी मिलती है। तो 3,000 पे करना बाकी है। तो सैलरी अगेन अब किसकी बात हो रही है, खर्चे की। तो आप चेक करो, सैलरी नाम का खर्चा ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, अब खर्चे की बात हो रही है तो आप क्रेडिट साइड नहीं देखोगे, आप डेबिट साइड पे आ जाओ। डेबिट साइड सैलरी 7,500 आप पे कर चुके हो, तो सैलरी यहाँ पे कहीं पे भी डाल दो, ऊपर ऊपर ये 7,500 आप पे कर चुके हो। कैसे पता चला, ट्रायल बैलेंस बोल रहा है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, मतलब वो हम पे कर चुके हैं। और एडजस्टमेंट आपको क्लियरली बोल रहा है कि 3,000 रुपया पे करना बाकी है। तो यहाँ पे प्लस आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हमारा खर्चा इंक्रीज हो रहा है ना। अब देखो टोटल हमारे सैलरी का करंट ईयर का खर्चा 10,500 है, जिसमें से 7,500 हम पे कर चुके हैं और 3,000 रुपया पे करना, जो पे करना बाकी है वो हम कब पे करेंगे, फ्यूचर में। जो कुछ फ्यूचर में पे करें वो हमारी लायबिलिटी होती है, जो कुछ भी फ्यूचर में मिले वो हमारी एसेट्स होती है, जो कुछ भी फ्यूचर में पे करना बाकी है वो हमारी। तो लायबिलिटी तो खाली इतनी है ना, 3,000 की लायबिलिटी है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, क्योंकि भाई 10,500 पूरा पे करना बाकी नहीं है, क्या बार बार पैसा पे करोगे, 7,500 पे कर चुके हो बराबर, बाकी 3,000 ही पे करना बाकी है, क्योंकि अपने करंट ईयर में वो पे नहीं किया। तो कब पे करोगे, और यहाँ फ्यूचर का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, नॉट दिस ईयर। देखो नॉर्मली फ्यूचर अगला 1 सेकेंड भी फ्यूचर ही है, कल भी फ्यूचर है, अगला 1 घंटा भी फ्यूचर है, नेक्स्ट मंथ भी फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, बिजनेस में फ्यूचर मतलब नेक्स्ट ईयर, इस ईयर में नहीं। समझ में आया, इस ईयर में जो नहीं हो रहा है नेक्स्ट ईयर है, वही फ्यूचर है। मिलना बाकी हो या पे करना बाकी हो, फ्यूचर नेक्स्ट ईयर है आपका। समझ में आया। नाउ गाइस कम टू द ट्रायल बैलेंस। एडजस्टमेंट आपकी हो गई, मतलब 70% सम खत्म हो गया ऑलमोस्ट आपका। अब आप आ जाओ यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स पे। सबसे पहले है ड्राइंग्स, ब्रह्मा और विष्णु की। लेकिन ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से वैसे माइनस होता है। देखो 11th के फंडे पे आ जाएं, आपको यहाँ माइनस होता हुआ नज़र नहीं आएगा, लेकिन हो माइनस ही रहा है। मैंने कल क्या बोला, डेबिट एंड क्रेडिट इट्स लाइक अ प्लस एंड माइनस। प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। दो अलग अलग साइन मतलब माइनस होती है, दो अलग अलग साइड डेबिट एंड क्रेडिट मतलब उनका अमाउंट माइनस ही होता है। जैसे प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस जो अलग अलग साइन हो ना तो ही माइनस होता है। वैसे ही यहाँ पे सेम साइड हो, डेबिट डेबिट प्लस हो जाएगा, क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट माइनस होता है। हमेशा 11th का फंडा याद रखना कि ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ द ईयर हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है, ठीक है। जबकि देखा जाए कैपिटल हमारे लिए एक लायबिलिटी है और ड्राइंग्स हमारे लिए एसेट्स है, लेकिन फिर भी ड्राइंग्स को कभी भी एसेट्स में शो नहीं किया जाता, उसको कैपिटल में से माइनस ही किया जाता है। बिकॉज कैपिटल एंड ड्राइंग्स आर दीज टू अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द ओनर, ठीक है, वही पार्टनर। मुझे समझाने दो, बीच में नहीं बोलो, क्योंकि 11th का रिकॉल करवा रहा हूँ, सबको याद नहीं होगा। कैपिटल और ड्राइंग्स ये दोनों अकाउंट ओनर के अकाउंट होते हैं और यहाँ पे पार्टनर मतलब, ठीक है। और हमेशा याद रखना पार्टनर जितना लेके आया उससे ज़्यादा लेके नहीं जाएगा, मतलब मालिक, ठीक है। मालिक ने जितना इन्वेस्टमेंट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या उसे एक्सपेंड करने के लिए लेके आया होगा, ड्राइंग्स उससे ज़्यादा नहीं लेके जाएगा कभी भी, क्योंकि पैसा सबका सब लेके जाएगा तो बिजनेस चलेगा कैसे। बिजनेस के अंदर कैपिटल तो चाहिए ना, बिजनेस बिना कैपिटल के नहीं। कोई भी एक्टिविटी के पीछे आपको कैपिटल, पैसा लगना ही लगना है, कैपिटल चाहिए। तो हमेशा याद रखना बिजनेस के अंदर मालिक की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट होता है ना वो ज़्यादा होता है काफ़ी, और ड्राइंग्स कुछ अमाउंट होता है। और ये हमको एक ही बंदे से लेन देन करनी है,
भाई ये मेरा फ्रेंड है, इसने मुझे लाख रुपए उधार दिया था, लेकिन ये बंदा मेरे से 20,000 लेके भी चला गया। तो हम क्या करेंगे, काट साट के हिसाब किताब करेंगे। जब भी हिसाब किताब करेंगे तब क्या करेंगे, मैं इसको काट साट के 80,000 रुपये दे दूंगा, क्योंकि इसका अमाउंट बड़ा अमाउंट था। इसने मुझे लाख दिया था और मुझसे 20 लिया था। और इसको अगर समझ में नहीं आएगा तो ये बोलेगा नहीं मुझे मेरा लाख रुपया दे, तू तेरा 20,000 ले, काट साट के वही हुआ। लेकिन अकाउंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, अकाउंट्स के अंदर काट साट के बात होती है। तो मालिक लेके आया था वो कैपिटल है, और मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए लेके गया वो ड्राइंग्स है। इसलिए एट द एंड ऑफ द ईयर हमेशा काट साट के हिसाब किताब होता है। इसलिए ये रीजन होता है कि ड्राइंग्स जो है हमेशा कैपिटल में से माइनस होता है, और यहाँ पे कैपिटल हमेशा इस साइड आएगा, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट साइड आएगा, तो वो माइनस ही हुआ, क्योंकि एक क्रेडिट है एक, और कैपिटल का अमाउंट आपको ज़्यादा ही दिखने वाला है। ऐसा कोई बिजनेस होगा नहीं जहाँ पे ड्राइंग ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा निकाल लिया अगर ओनर ने, तो बिजनेस भाई चलेगा कैसे, ठीक है। तो ड्राइंग्स कितना है अपना, 5-5 हज़ार है दोनों का, ये 5-5 हज़ार। और जब ड्राइंग्स का आपको क्लियरली डेट पता न चले तो आप ईयर डाल दो 16-17, समझ में आया, मतलब ड्राइंग्स कभी भी हुआ होगा। और क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है तो हमको डेट से मतलब ही नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो हमको महीने कैलकुलेट करने पड़ते, भाई कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, है ही नहीं, ठीक है। होगा वैसे इंटरेस्ट वगैरह, लेकिन यहाँ पे हलफल नहीं है, इस सम में नहीं है। इसके बाद देखो लीजहोल्ड बिल्डिंग, ये अच्छी पॉइंट है। आपने बिल्डिंग लीज पे ली, लीज पे मतलब आपने इकट्ठा रेंट पे कर दिया। जैसे सपोज भाई ये क्लासेस हैं, मैं मंथली रेंट पे कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बोला होता भाई 10 साल के लिए 10 लाख रुपया ले लो, ठीक है, और मुझे 10 साल के लिए बिल्डिंग लीज पे चाहिए, रेंट नहीं बोलूँगा। जब मैं इकट्ठा रेंट पे करता हूँ सालों के लिए तो उसे लीज कहा जाता है। मैंने बिल्डिंग मेरी नहीं हो गई भाई, मैंने परचेज नहीं किया है, लेकिन मैंने लीज पे ली है। तो मैंने लीज पे टोटल अमाउंट कितना दिया है, 60,000, और कितने सालों के लिए, 10 साल के लिए। और कब से लिए, 1/4/2016 से, मतलब जहां से अपना करंट ईयर स्टार्ट हो रहा है वहीं से आपने लिए, 10 सालों के लिए लिए, तो डिवाइड बाय 10 करोगे तो हर साल का कितना हुआ, 6,000। अब देखो इसमें तुम लोग काफ़ी बार, जिन बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो काफ़ी बार क्वेश्चनिंग करते हैं, सर फिर इंक्रीमेंट नहीं हुआ होगा क्या, जैसे साल के बाद 10% का इंक्रीमेंट होता है, वो सब यहाँ पे नहीं है। क्योंकि आप डील जब कर रहे हो, लीज होल्ड बिल्डिंग में ऐसा नहीं होता है। वो पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके हिसाब से अमाउंट बताते हैं, और हर साल का इक्वल अमाउंट होता है। तो आपने टोटल 10 सालों का 60,000 पे किया है, एक साल का हो गया 6,000, ठीक है। और देखो अब लीज होल्ड बिल्डिंग में क्या होता है ना, आपको सर्विस मिल रही है, और लीज होल्ड बिल्डिंग एसेट्स में आता है। सबसे पहले ये याद रखो लीज होल्ड बिल्डिंग कहाँ आता है। अब आप बोलोगे सर ये बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी थोड़ी है कि आप एसेट्स में दिखा रहे हो। देखो वो सिर्फ बिल्डिंग है, लैंड और बिल्डिंग, उसको भी हम एसेट्स में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, कि हमारी एसेट्स है, मिलकत है, प्रॉपर्टी है, इसलिए एसेट्स में। देखो एसेट्स है ना, 2 तरीके की होती है, या तो वो कोई फिजिकल चीज हो, प्रॉपर्टी हो, ठीक है, या फिर जो सर्विस आपको मिलना बाकी है, जो कुछ भी मिलना बाकी है वो आपकी एसेट्स होती है। तो यहां पर लीज होल्ड बिल्डिंग, अब ये बिल्डिंग मेरी तो है नहीं, अगर मैंने 10 साल के लिए ले ली तो 10 साल के लिए मुझे क्या मिला, इसका पोजेशन मिला है, ओनरशिप मेरी नहीं है। ओनरशिप मतलब मालिक मैं नहीं हूं, मालिकी मेरी नहीं है, ये सिर्फ मैं 10 साल के बाद मुझे वापस देनी है। तो ये प्रॉपर्टी तो मेरी हुई नहीं, और 10 साल तक ऐसा नहीं है कि मैं इसको बेच दे सकता हूं, मैं इसको यूज कर सकता हूं, मैं यूज कर सकता हूं मेरे काम के लिए, मैं इसको बेच सकता हूं। ये प्रॉपर्टी के ऊपर वैसे मेरा अधिकार नहीं है, टेम्पररी यूज के लिए मुझे मिली है, ठीक है। तो फिर ये एसेट्स में लीज होल्ड बिल्डिंग क्यों दिखा रहे हैं, उसका रीजन मैं आपको अभी बताता हूं। सबसे पहले लीज होल्ड बिल्डिंग है कितने की, लीज होल्ड बिल्डिंग है 60,000 की। अगर मैंने ये 60,000 बाहर दिखा दिया, मतलब आपको ये लीज होल्ड बिल्डिंग जो है आपकी एसेट 60,000 की हो जाएगी, क्योंकि एसेट्स के कॉलम में आप बाहर दिखाओगे अगर कोई भी चीज, तो वो क्या होता है, आपकी एसेट्स होती है। अब एसेट्स 60,000 की अगर आपको दिख रही है, जबकि एसेट्स आपकी 60,000 की नहीं है। आपको मैं मतलब बताता हूं, देखो हर साल का आप 6,000 पे कर रहे हो, ठीक है, हर साल का आप 6,000 रुपया पे कर रहे हो, और आपको सामने सर्विस मिल रही है। आपने ये बिल्डिंग लीज पे कब ली, आज 1/4 को, आज 1/4 को, ठीक है। मतलब
हमेशा देखो एसेट्स दो चीजें होती है, या तो आपकी कोई प्रॉपर्टी होती है या जो कुछ भी फ्यूचर में मिले वो हमारी एसेट्स होती है। जिसकी सर्विस आपको करंट ईयर में अभी का अभी मिल रही है वो आपकी एसेट्स नहीं है। तो देखो आपने 1/4/2016 को ये बिल्डिंग ली लीज पे और वो अभी ही है, तो इस साल की सर्विस तो अभी ही मिल रही है ना, इस साल की सर्विस आपको अभी ही मिल रही है। आने वाले बाकी 9 साल जो हैं उसकी सर्विस बाद में मिलेगी, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है। तो पूरा 60,000 रुपया आपकी एसेट्स नहीं है। जो इस साल का आपका रेंट है ना 6,000 रुपया, वो आपकी एसेट्स नहीं है क्योंकि उसकी सर्विस आपको अभी ही मिल रही है। लेकिन आने वाले 9 सालों की सर्विस वो आपको मिलना, वो आपकी एसेट्स है क्योंकि वो कब मिलेगी, वो फ्यूचर में मिलेगी। लेकिन जो 6,000 रुपया आपने भरा, आपने 6,000 10 बार भरा है, 10 सालों के लिए पे किया है, तो 10 बार हुआ। उस 10 बार में से पहला 6,000 का सर्विस मिल रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां इसकी सर्विस मिलना, और उनका टोटल अमाउंट 54,000 हुआ। जो 6,000 पहला 6,000 है उसकी सर्विस आपको, तो वो तो आपकी एसेट्स नहीं है, तो वो माइनस करेंगे। तो ये 60,000 में से आप इसको लिखते हैं हम लोग रिटर्न ऑफ। जैसे फिक्स्ड एसेट्स के साथ क्या आता है, डेप्रीशिएशन, वैसे लीज होल्ड के साथ आता है राइट ऑफ, मतलब वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। तो ये 6,000 तो बाहर आएगा। अब 54,000 की आपकी एसेट्स है, चेक कर लो। 60,000 में से 60,000 की एसेट्स नहीं थी, लेकिन 60,000 में से 54,000 की आपकी एसेट्स है क्योंकि वो सर्विस मिलना बाकी है, लेकिन 6,000 की सर्विस आपको अभी मिल रही है, ठीक है। और ये 6,000 का जो सर्विस अभी आपको मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका खर्चा हो जाएगा। तो टू लीज होल्ड बिल्डिंग रिटर्न ऑफ कितना आया समझ में? ये वन ऑफ द हिडन एडजस्टमेंट था, ठीक है। हिडन एडजस्टमेंट कैसे पता चलेगा, डेट्स वगैरह लिखी होगी आपको, उससे पता चलेगा। फिर मशीनरी हो गया। डिस्काउंट आपने अलाउ, मतलब आपने दिया। चलो 2 मिनट के लिए काफ़ी बच्चे ऐसा भी सोचते हैं, मैं भी सोचता था कि डिस्काउंट हमको अलाउ किया जा रहा है। नहीं, मैं भी वन ऑफ द टाइम ऐसा सोच चुका हूँ कि डिस्काउंट, लेकिन फिर मेरा ध्यान जाता था ये डेबिट बैलेंस है, अगर मुझे मिला इनकम है तो क्रेडिट साइड होना चाहिए था, ये डेबिट साइड है मतलब ये इनकम तो नहीं है भाई, ठीक है। ये हम अलाउ कर रहे हैं, सामने डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड पीएनएल में आएगा। डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड ही आएगा, क्रेडिट साइड आ सकता है लेकिन माइनस हुआ तो किसी में से। फिर डेटर हो गया। कैरिएज आउटवर्ड, हमेशा याद रखना कैरिएज इनवर्ड आता है ट्रेडिंग में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और कैरिएज आउटवर्ड आता है पीएनएल में। और सिर्फ कैरिएज लिखा होता तो इनवर्ड मानते हैं, सिर्फ कैरिएज लिखा हो तो इनवर्ड मान के ट्रेडिंग में आएगा, पीएनएल में तभी ही आएगा जब कैरिएज आउटवर्ड लिखा होगा। तो टू कैरिएज आउटवर्ड ये भी हमारा खर्चा है। और इनकी देखो एक एक इफेक्ट ही आ रही है ना, डेबिट है तो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के आइटम्स की सिंगल इफेक्ट आती है, एक ही इफेक्ट आती है। कितना है 1200 रुपीज। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गया ना भाई, सैलरी भी हो गया, बेड डेब्ट्स भी हो गया, बीआर बिल्स रिसीवेबल। अब इस आइटम में मैंने अच्छों की मिस्टेक देखी है बोर्ड के एग्जाम में, वो बीआर दिखा देते हैं लायबिलिटी में और बिल्स पेबल दिखा देते हैं वहां पे। बिल्स रिसीवेबल, भाई रिसीव से तो याद रखो मिलना बाकी है, तो हमारी एसेट्स होगी, बीआर यहाँ पे आता है, कितना है 20,000, ये हमारी एसेट्स है। फिर क्या है ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। अब कुछ बच्चों को क्या लगता है ट्रेडिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा, मतलब नॉर्मल खर्चा है हमारा, जनरल एक्सपेंस है, पीएनएल में आता है। 2 अब देखो अगर ये वहां जा रहा होता ना तो आपका जीपी नया जीपी निकलता, समझे? वहां पे कुछ भी नहीं जा रहा है, 5900 है। फिर कैश बैलेंस दिया हुआ है, हमारी एसेट्स है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये हमारी एसेट्स होती है। कैश बैलेंस कितना है 6,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना 73,000। उसके बाद कैपिटल हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रह्मा से लोन लिया है, तुम किसी से भी लोन लो ना भाई, तुम किसी से भी लोन लो, याद रखना, पार्टनर हो, एम्प्लॉय हो, बैंक हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, किसी से भी लोन लो लायबिलिटी में आएगा। किसी से भी लोन लो, याद रखना, इसमें वो फंडा नहीं लेके आना कि मैं पार्टनर से ले रहा हूं तो सोचूं यहां तो नहीं आएगा, नहीं।
अब लोन किसी से भी लो, आपका लोन कहां जाएगा? वो लायबिलिटी है, यहां पे आएगा लोन ऑफ ब्रह्मा। ठीक है, लोन फ्रॉम ब्रह्मा या लोन ऑफ ब्रह्मा एक ही बात है। कितने का लोन लिया? 50,000 का। ठीक है, कब लिया? 1/7 को, 1/7 2016। अब 1/4 से अपना ईयर चालू होता है, तो 4, 5, 6 3 महीने तो गए। 1/7 को लिया, मतलब 7वां महीना यूज हो रहा है, तो 1/7 से लेके 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं। देखो सिंपल सा हिसाब करके बता दिया, पहले के 3 महीने चले गए ना, तब आपने लोन लिया ही नहीं था भाई। जिस महीने में लोन लिया नहीं, अभी भाई इसने कोई लोन नहीं लिया है बैंक से और ये ब्याज दे रही है, क्यों देगी भाई? जब लोन ही नहीं लिया है तो क्यों ब्याज देगी? इसने ट्यूशन ज्वाइन ही नहीं किया है तो फीस क्यों देगी? ये रेलवे स्टेशन पे रेलवे के थ्रू जा ही नहीं रही है तो वहाँ का किराया क्यों देगी? जब तुम यूज़ करोगे तब दोगे ना, समझ में आ रहा है? जब तुम यूज़ करोगे तब दोगे। तो तुमने लोन लिया ही नहीं, 4थे, 5वें और 6ठे महीने में आपने लिया ही लोन 1/7 को है, 7वें महीने में लिया, 7वें महीने की 1 तारीख को लिया, तो वहाँ से स्टार्ट करोगे ना ब्याज गिनना। ये 3 महीने गए, अब टोटल 12 महीने होते हैं पूरे साल में, 3 महीने गए तो 9 महीने का ब्याज हुआ। और वैसे भी आपको याद रखने का, अगर 1/4 से आपका ईयर चालू हो रहा है तो 1/7 9 महीने होता है। 1/7 से गिनती गिन लो, 7वां महीना 7th 8 9 10 11 12 1 2 3। ठीक है, ये 4 और ये 5 9 महीने हुए, वो गिनना पड़ता है। हमको तब याद रहा है जब हम गिन चुके हैं और फिर हमने रट्टा मार लिया था 1 10 6 महीने। आप कोई भी डेट मेरे को बोलो, मैं फटाक से आपको 2 सेकंड के अंदर आंसर दे दूंगा। 1/7 9 महीने, 1 10 6 महीने, 30 10 5 महीने, ठीक है, 1 12 4 महीने, 31 12 3 महीने, और यही डेट्स आती। ठीक है, तो वो या तो अपने दिमाग में दिखना चाहिए, अरे ये 3 महीने बच रहे हैं, 4 महीने बच रहे हैं, नहीं जल्दी जल्दी हो रहा है, आराम से अपने आप को गिनवाओ ऐसे ऐसे करके। मुझे मैथ्स में ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ मैं बोलता हूँ कि गिनवाओ, ऐसे गिनो कितने महीने हो रहे हैं, क्योंकि 1 महीना इधर उधर कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 9 महीने का ब्याज देना है। अब कैलसी उठा लो, आपने ब्रह्मा से लोन लिया 50,000 का, और कोई ब्रह्मा कौन है? पार्टनर है, तो आपको 6% ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन जो 6% है वो पूरे साल का है, 12 मंथ्स का है, आपको 9 महीने का निकालना है। तो पहले 6% निकालो, 3,000 मिलेगा। ठीक है, 50,000 इंटू 6% दबाओगे तो आपको 3,000 दिखेगा, लेकिन 3,000 12 महीने का है, आपको 9 महीने का चाहिए। इंटू 9/12 करो, 2250 आया, तो आपको ब्याज, ये कैलकुलेशन खाली किया। नाउ वेट, कैलकुलेशन किया आपने, पता कर लिया कि आपको 9 महीने का कितना पे करना है। 2250 पूरे साल का पे, पूरे साल मतलब 9 महीना, 9 महीना का आपको 2250 पे करना है। ये आपका क्या है? ये आपका खर्चा है। ये क्या है आपका? अब आप चेक करो, खर्चे की बात आ गई, अब चेक करो ट्रायल बैलेंस में क्या आप ऑलरेडी इंटरेस्ट कुछ पे कर चुके हो? मतलब पूरा का पूरा पे करना, तो ये हमारे करंट ईयर का खर्चा है, लेकिन पे करना, तो जो कुछ पे करना बाकी है कब पे करेंगे? जो कुछ फ्यूचर में पे करें वो हमारी, तो एक तो करंट ईयर का खर्चा है और लायबिलिटी। अब एक मजेदार और बात, अब आप बोलोगे सर ये तो पार्टनर के रिलेटेड है, तो यहां जाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन लोन का याद रख लेना, इसका कोई लॉजिक नहीं है अभी, क्योंकि पहले जब हम पार्टनर से लोन लेते थे तो उसका ब्याज यहाँ जाता था पुरानी बुक्स में। अब नई बुक्स में इन्होंने क्या कर दिया, आप किसी से भी लोन ले लो, वो तो वहाँ चला जाएगा, और उसका जो ब्याज है, देखो लोन की एडजस्टमेंट नहीं है, ये तुमने ऑब्जर्व किया, लोन का तो सिंगल इफेक्ट आ रहा है, उसकी एडजस्टमेंट नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन की 2 इफेक्ट आ रही है। और एक चीज हमेशा याद रखना, आप लोन किसी से भी लो, देखने की जरूरत नहीं है, उसकी इफेक्ट यहाँ, एक यहाँ आएगी और दूसरी लायबिलिटी में जाएगी, इधर नहीं आती। उसका जवाब मेरे पास नहीं है क्योंकि बुक्स में नहीं, वो पहले यहाँ दिया था, होता था, अब इन्होंने यहाँ दे रखा है, रीज़न उन्होंने बताया नहीं है कि क्या रीज़न है। ठीक है, कुछ कुछ अकाउंट्स के अंदर बोला जाता है, हमारे टीचर्स भी बोलते थे, बोले प्रथा चली आ रही है फॉलो करो। गलत है, पता है गलत दिख रहा है काफ़ी बार, लेकिन बोले प्रथा चली आ रही है। ठीक है, ट्रेडिशन चला आ रहा है, आप भी फॉलो करो। होता है, एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ कुछ होता है, उसका जवाब नहीं है क्यों क्या होता है। ठीक है, जब जिस दिन जवाब मिलेगा बुक में छप जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है तो पार्टनर के रिलेटेड,
तो हमारा खर्चा ये ऐसा खर्चा है जो पार्टनर के रिलेटेड है, फिर भी हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं। तो आपको क्या याद रखने का, कोई भी किसी से भी आपने लोन लिया हो, इंटरेस्ट ऑन लोन एक पीएनएल में जाएगा और लायबिलिटी में तब जाएगा जब वो पे करना बाकी होगा, तो बाकी इधर तो जाएगा ही। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन पूरा का पूरा पे करना। एक तो यहाँ क्यों दिखा रहे हैं, करंट ईयर का खर्चा, और ये पूरा का पूरा पे करना तो कब पे करेंगे, फ्यूचर में आ चुका हूं मैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दैट इज 2250। आया समझ में? आज मैं एक ही पराठा खा रहा था, अच्छा है 2 खा लिए। देन डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, डिस्काउंट हमें मिला, इनकम है तो पीएनएल में चला जाएगा। इसके बाद क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में जाएगी, कितना 25। देन कमीशन हो चुका है ना भाई, कितनी बार चाहिए, देने वाली बात होती है तो सोचते हो कि दे तो दिया है, ये ले लिया है भाई। बिल्स पेबल लायबिलिटी है, आगे पीछे दिखाने का बिल्स पेबल क्रेडिटर्स को, वो हमेशा साथ में ही दिखेंगे आपको। आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनी होती है, आप हमेशा देखोगे बिल्स पेबल क्रेडिटर साथ में ही होते हैं। करंट लायबिलिटीज़ है हमारी, कितनी है 5000। और ट्रेडिंग अकाउंट हो चुका है मतलब जीपी आपने पहले दिखा दिया। अब हम इसको टैली कर लेते हैं, ध्यान से देखियो। आप सबसे पहले टैली का एक ही रूल होता है, आप दोनों साइड का टोटल करोगे और चेक करोगे किस साइड का टोटल ज़्यादा है, वो टोटल आपको दोनों तरफ लिखने का। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तूने डेबिट साइड का टोटल किया ही नहीं, करो तो सही। और पेंसिल से लिखने का नोटबुक के ऊपर, वो सिस्टम होता है। लड़के तो ये पहले से ही चीज़ें नहीं करते, लड़कियां तो करती थी सिस्टमेटिक, अब वो भी धीरे धीरे नहीं कर रही हैं। क्रेडिट साइड ज़्यादा है, कितना है 1,00,650। तो ये टोटल इस साइड भी आ जाएगा। अच्छा, इस टोटल में से ये सारे आइटम माइनस करो, कितना आएगा 68750। ये आपका निकला नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है इसके बाद वाले अकाउंट में, पीएनएल अप्रूव में। नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट इस साइड आएगा। बाय नेट प्रॉफिट 68,750 ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। और कुछ यहाँ पे है नहीं, दोनों साइड में से किस साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड वाला, तो ये मैंने यहाँ भी लिख दिया। अब 68,750 में से 9,000 माइनस करो तो ये आ जाएगा आपका 2 डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, जो ब्रह्मा और विष्णु में 59,750 आया। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देना है दोनों पार्टनर्स में, इसलिए हमने इसका नाम डिविजिबल प्रॉफिट रखा है। अब कैलसी उठाओ 59,750, एक मिनट सुन लो, आपका रेशियो है 3:2, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 5, फिर वापस से 59,750 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। 5 कहाँ से आया, रेशियो का टोटल। रेशियो का जो नंबर होता है वो ऊपर आता है और नीचे आएगा दोनों का टोटल, तो इंटू 3/5 और इंटू 2/5, 3/5 और ये ठीक है, और इन दोनों का टोटल ये हो रहा है ना। ओके, ये प्रॉफिट आया। प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट यहाँ। अच्छा, ये लिख दें, बाय सैलरी लिख दूं, और सब कुछ कब आता है, लास्ट डेट पे आता है, और ये प्रॉफिट आ जाएगा बाय डिविजिबल प्रॉफिट। कितना है 35,800 और 23,900। आया समझ में? अब क्या 850 है। ओके, अब मैंने बोला था इसमें हमेशा क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा आता है, तो देखो क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल करो, 60 95,850 एंड 72,900। तो यहाँ पे भी वही टोटल लिख देंगे हम लोग,
95, 850 एंड 72, 900, इसमें से 5000 माइनस, तो 90,850, 67,900, ये आ गया आपका बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है एट द एंड ऑफ द ईयर ब्रह्मा और विष्णु का इतना इतना कैपिटल का पैसा निकल रहा है। अच्छा, आपका पार्टनर्स कैपिटल आ गया, साल के एंड में आपको क्या मिला, ब्रह्मा इतना मांगता है, विष्णु इतना मांगता है, लेके जाओ लायबिलिटी में, क्योंकि देखो चुका नहीं रहे हो, आपने सिर्फ प्लस माइनस किया, चुका नहीं रहे हो कुछ भी, अभी भी पे करना, भले साल खत्म हो गया, साल के एंड में पे करना, ऐसा थोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्मा एंड विष्णु 90,850 एंड 67,900, करो टोटल 15,8,750। अब दोनों साइड टैली होना चाहिए, सेम टोटल आना चाहिए। टू लैख 2,44,000 दोनों तरफ आ रहा है। 2,44,000, पीछे आंसर पूरा चेक करो, एक एक NP ये वो सब।